नमस्कार। कर्क लगन कर्क राशि के लिए केतु का नक्षत्र गोचर बगा नक्षत्र के अंदर क्या रिजल्ट देने वाला है ये हम देखने वाले हैं। देखिए आपके अर्थ त्रिकोण के अंदर ये गोचर करने वाला है, यानी कि ऑलरेडी ये गोचर है, बट आपका बगा नक्षत्र जो है सी राशि के अंदर सेकंड हाउस में फॉल करेगा और वो अर्थ त्रिकोण यानी कि आपके पैसों को, वित्त से रिलेटेड चीज़ों को इम्पैक्ट करने वाला है। और यहाँ से ये इम्पैक्ट करेगा आपके छठे भाव को और 10वें भाव को, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस पीरियड में रहने वाला है। दूसरी बात देखिए, हम पहले इस बगा नक्षत्र को समझ लेते हैं और कैसे ये आपके लिए फंक्शन करेगा वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले केतु का कोई भी नक्षत्र हो वो डिटैचमेंट के बेसिस पे चलता है, मतलब जितना आप लाइफ के अंदर डिटैच्ड रहेंगे उतना ही वो नक्षत्र आपको फ़ायदा देने वाला है। दूसरा, केतु जो है वो एक हेडलेस प्लेनेट है, मतलब कि उसके ऊपर सर नहीं होता। ये क्लियर ये चीज़ शो करता है कहीं ना कहीं केतु महाराज यहाँ पर जो है वो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे चीज़ों को। अब मगा नक्षत्र अपने आप में तख्त या राजगद्दी होता है, यानी कि एक रॉयल्टी को शो कर रहा है ये चीज़ को, और इसकी एक शक्ति होती है जिसे बोलते हैं त्याग शेपनी। मतलब मगा नक्षत्र, स्पेशली मगा नक्षत्र में जब भी कोई प्लेनेट आए तब व्यक्ति जो है वो प्लेनेट त्याग करवाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको या तो विलिंगली चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या आप खुद से अगर सेक्रीफाइस कर लेते हैं, अनविलिंगली सेक्रीफाइस कराएगा, या आप खुद से अगर सेक्रीफाइस कर लेते हैं उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को, तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट एक जगह पर देगा जो हम बात करेंगे इस जगह पे। अब देखिए केतु यहाँ पर जो है वो मगा के अंदर 5 नंबर राशि यानी कि अग्नि तत्व राशि के अंदर गोचर कर रहा है, और केतु भी यहाँ पे अग्नि तत्व का प्लेनेट ही है। और अब देखिए मगा का जो लॉर्ड होता है ना, इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं पितृ, यानी कि आपके पूर्वज, पिता के साइड के जितने भी पूर्वज हैं उनके द्वारा आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलती है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल मैटर्स 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक मैनेज होने वाले हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इस समय पे रहने वाला है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ों को इस तरीके से इम्पैक्ट करेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं मैं तो चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स को लेके पैसों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा आपने कर रखा है, जेब में खूब पैसा इकट्ठा कर रखा है और आप त्याग करते ही नहीं है उस चीज़ का, मेंटली आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है इस पीरियड में। बट अगर आप अपने फैमिली के लिए कहीं ना कहीं आप त्याग करना प्रेफर कर रहे हैं, अपने पैसों को भी छोड़ दिया आपने, तो देखिएगा आपको एक पैतृक संपदा मिलने का पूरा चांस यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि एक कृपा ही एकमात्र चीज़ होती है जो चीज़ों को बदल सकती है। तो यहाँ पर आपको दूसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को तब मिलेंगे जब आप त्याग करते हैं। दूसरा, केतु का एक टिपिकल क्वालिटी होता है कि वो अपने नक्षत्र का जो पावर है वो राहु महाराज को ट्रांसफ़र करते हैं। अब राहु महाराज को ट्रांसफ़र करने की वजह से आपको 8th हाउस से जुड़े हुए अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं अगर आप इस नक्षत्र के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। जो अलाइन करने का मतलब क्या है कि आपको अंदर ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए, त्याग करने की, सेक्रीफाइस करने की। दूसरा, अगर आपका नक्षत्र कर्क राशि के अंदर, देखिए कुछ नक्षत्र पड़ते हैं, सबसे पहला नक्षत्र आएगा बृहस्पति का, फिर आएगा शनि महाराज का नक्षत्र, और फिर आएगा उसके बाद बुध का नक्षत्र लगेगा। तो अगर आप बृहस्पति के नक्षत्र के अंदर फॉल हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहला आपको पुनर्वसु देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको पुष्य नक्षत्र देखने को मिलेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं अश्लेषा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, अब अगर आपका जुपिटर का यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र है तो 1 2 3 4 आपको यहाँ पे संपदा मिलना तय है। जो भी लोग पुनर्वसु से बिलोंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, और जो भी लोग ये पुष्य नक्षत्र से बिलोंग कर रहे हैं, केतु का ये गोचर 29 मार्च के बाद आपके लिए लाइफ में ट्रबल डेफिनेटली लेकर आया है। आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं एक रेमेडी बता देता हूँ कि आपको गणपति अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करना इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपका मरकरी का नक्षत्र है यानी कि आपका अश्लेषा नक्षत्र अगर फॉल हो रहा है तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय में देखने को मिलेगा। अब उसमें भी सबसे उत्तम क्या पीरियड रहने वाला है, देखिए ये जो है नवांश के अंदर कर्क राशि के अंदर जो है अप्रैल और मई के अंदर रहने वाला है, यानी कि लगभग 63 दिन जो है ये वाटर साइन के अंदर रहेगा, है ना। तो ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि और अगर आपकी पाइसिस राशि राइज हो रही है नवांश के अंदर,
तो भी आपको ये फेवरेबल दे देगा। और उसके अंदर भी अगर आपका जुपिटर का नक्षत्र और बुध का नक्षत्र है, यानी कि अश्लेषा और पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर अगर नवांश में ये राइज हो रहा है, तो आपको स्पेसिफिकली जो है मई जून के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। अप्रैल मई के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जेमिनी अगर राइज हो रही है, या फिर आपकी तुला राशि राइज हो रही है, या फिर आपकी राशि राइज हो रही है कुंभ राशि, यानी कि 11 नंबर, तो आपको जून और जुलाई में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगस्त सितंबर के अंदर आपको पृथ्वी तत्व राशि अगर राइज हो रही है, यानी कि टॉरस है, आपके नवांश के अंदर अगर आपकी कन्या राशि राइज हो रही है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कुंडली को देख के। या फिर ऑलरेडी अगर आपके और डीप पे जाए, अगर मकर राशि राइज हो रही है, तो भी आपको लेटर पीरियड्स में, यानी कि हम बोलेंगे अक्टूबर नवंबर में तो ये होगा, और उसके पहले सितंबर और अगस्त में टॉरस और पृथ्वी तत्व राशियों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और लास्ट में आपको जो है अक्टूबर नवंबर में एरीज के अंदर या फिर सी राशि और धनु राशि के अंदर जो है अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो केंद्र में आ जाएगा उस पीरियड में, है ना। तो अगर ये राइज हो रहा है तो भी नवांश के अंदर वे चेक करिएगा, तो आपको उन पीरियड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बताएं, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, नमस्कार।